हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक टू एजुकेशन। तो आज के हम लोग जो सेशन देखने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेट को देख लेते हैं तो आपको 25% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। या खुद मॉडल सेट में अपने हाथों से लिख कर बनाया हूँ सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस फिजिक्स के सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह कौन सी प्रकृति थी। डेविसन जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति का सत्यापन हुआ था। तो डेविसन जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के किस प्रकृति का सत्यापन हुआ था। ऑप्शन ए में कण प्रकृति, ऑप्शन बी में तरंग प्रकृति, ऑप्शन सी में आवेशित प्रकृति और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो डेविसन जर्मर के द्वारा जिस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह था तरंग प्रकृति के सत्यापन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फोटॉन की ऊर्जा है। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है हमें बताना है। तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो एच होती है। एच होता है जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं तरंग के कालांतर फाई के पथांतर के डेल एक्स से संबंध है। डेल एक्स से संबंध क्या है, तरंग के कालांतर फाई और पथांतर डेल एक्स है। तो इसमें संबंध हमें बताना है। तो इनमें कौन सा संबंध है, इसका संबंध हो जाएगा λ/2 पाई फाई हो जाएगा इसका संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बताना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहा जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूस्टर का नियम क्या है, तो बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम होता है n = 10 IP। बूस्टर का नियम क्या होता है, तो n = 10 IP होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगी। 10⁻14 दिया गया है हर्ट्ज आवृत्ति की 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा के फोटॉन की संख्या क्या होगी। तो हमें फोटॉनों की संख्या बताना है। तो फोटॉन की संख्या हो जाएगी 10⁻20 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि दियाधारी अंक दिया गया है हमें दाशमिक पत्ती में बताना है। दियाधारी हमें दिए गए हैं 10101। तो इसे हमें दाशमिक में चेंज कर बताना है। तो इसको दाशमिक में चेंज करने का सिंपल फंडा मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ। दाशमिक में चेंज करना होगा तो पहले यह संख्या देख लेंगे कि पहले कितनी संख्या, पहले 1 दिए गए हैं तो 1 को इधर ले लेंगे, 2 लिख देंगे और इसका पहले कितनी संख्या है 1 2 3 4 है तो 2 के पावर में 4 कर देंगे। और फिर देखेंगे एक संख्या है तो इसके पावर कितनी है, तो 2, तो 2 के पावर में 2 कर देंगे और 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो पराबैंगनिक भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। किस भाग में, तो पराबैंगनिक भाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इजी मॉडल सेट बनाए गए हैं और इससे बाहर आपको कहीं ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 100% गारंटी दिए जाते हैं एक एजुकेशन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या है हमें बताना है। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, 10⁻14 मीटर। नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻14 मीटर होती है। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि रीड वर्ग के नियतांक का मात्रक है। रीड वर्ग के नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो रीड वर्ग के नियतांक का मात्रक क्या होता है हमें बताना है फाइनली। तो रीड वर्ग के नियतांक का जो मात्रक होता है मीटर प्रति होता है, m⁻⁻1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। इससे पहले फिजिक्स का हमारा 3 सेशन हो गया है और अगर उस 3 सेशन को आप नहीं देखें तो जाकर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। उस 3 सेशन में पूरा आपको कंप्लीट कर दिया गया है। यह एक चौथा सेशन हो रहा है, इसके बाद एक लास्ट सेशन होगा आपके एग्जाम के साथ। तो चलिए इस सेशन को हम देख लेते हैं नैंड गेट के बूलियन व्यंजक हमें बताना है। तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, मैं सभी गेट को एक्सप्लेन करके आपको सोल्व किया हूं इसके पहले वाले सेट में। तो हमें आप बताना है नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है a × b = y क्रॉस a = y होता है। a × b क्रॉस = y होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा
के रूपांतरण को जो कहा जाता है वह कहा जाता है ताम्र क्षय। क्या कहा जाता है? तो ताम्र क्षय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/LW की इकाई है। 1/LW की इकाई क्या है? तो 1/LW की हमें इकाई बताना है। क्वेश्चन समझिए पहले, 1/LW की इकाई क्या है? तो R के इकाई, LW के इकाई और दोनों के इकाई और नॉन दिए गए हैं। तो 1/LW का इकाई, इनमें से तो कोई है 1/LW का इकाई तो कोई होगा ही नहीं, तो नॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कन्फर्म है कि नॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करती है हमें बताना है। तो वह ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो ऐसी क्या उत्पन्न करती है? तो वान डी ग्राफ जनित्र जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है? तो वान डी ग्राफ जनित्र जो उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या? तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। उच्च आवृत्ति की धारा नहीं, उच्च वोल्टता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? इसमें से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है हमें बताना है। तो किस राशि का ऐसे मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है? आप 4 विकल्प आपके सामने है। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है, वोल्ट बाई मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहती हैं, जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती हैं, वह कौन सी राशि हैं जो संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक राशि में समान रहती हैं? तो जो सभी राशि में समान रहती हैं वह है विभवांतर। विभवांतर सभी में समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युत ध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक है। तो विद्युत ध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक क्या है हमें बताना है। तो विद्युत ध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वह सेंटीमीटर होता है। विद्युत ध्रुव घूर्ण का एसआई मात्रक सेंटीमीटर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैधतांक भी, किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैधतांक सिग्मा आर हो सकता है। किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैधतांक सिग्मा आर हो सकता है। कब हो सकता है सिग्मा आर? किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैधतांक सिग्मा आर हो सकता है। तो सिग्मा आर कब हो सकता है? जब वह सिग्मा आर तब होगा जब वह 5 के बराबर होगा। 5 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक हमें बताना है। ईएसयू मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक जब देखा जाता है, निकाला जाता है, तो इसका होता है 4.78 × 10 के पावर -10। विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक 4.78 × 10 के पावर -10। इसके पहले वाले सेट में भी हम लोग सोल्व किए, इसके पहले वाले सेशन में इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि मुक्त आकाश का प्रवैधतांक ऑप्सिनट होता है। तो मुक्त आकाश के प्रवैधतांक ऑप्सिनट क्या होता है? तो मुक्त आकाश के प्रवैधतांक ऑप्सिनट क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो मुक्त आकाश के प्रवैधतांक जो सिग्मा आर होता है, सिग्मा ऑप्सिनट होता है, सॉरी ऑप्सिनट होता है, वह 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिए गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है हमें बताना है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब उसका तापमान बढ़ेगा, यस, उसका तापमान बढ़ेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तापमान जैसे ही बढ़ेगा प्रतिरोध उसी तरह समान बढ़ता जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान बढ़ने से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले के सेशन में सोल्व कर चुके हैं। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की दायरा 5 माइक्रोफैराड एक्सप्लेन के साथ इस क्वेश्चन को पहले वाले सेशन में सोल्व किया गया है। इस सेशन में मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है? तो 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता होगी। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी हमें बताना है। तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसे सोल्व पहले वाले सेशन में सोल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखा है वह सेशन तो जाकर आप देख सकते हैं। सभी सेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा के ताप में बदलता है, जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाता है? परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है तो प्रतिरोध कहलाता है।
और आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध कहलाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर का तैयार हो गया और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, 3 नंबर का इसको में क्वेश्चन बन रहा है, आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिया गया है कि विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को किससे मापा जाता है, फाइनली हमें बताना है। तो विभवांतर को किससे मापते हैं, एम्पियर से, वोल्ट से, ओम से, वाट से। तो विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो विभवांतर को जो मापा जाता है वो वोल्ट से मापा जाता है, वोल्ट से मापा जाता है विभवांतर को। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिए गए हैं कि तांबा का कार्यफलन है, तांबा का कार्यफलन हमें बताना है। तांबा का कार्यफलन क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट या कुछ वोल्ट। तो तांबा का कार्यफलन जो होता है वह कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट और भी एक क्वेश्चन है यह कि एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए, एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में, एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या है, शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन सा है एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए। तो हमें बताना है अशुद्ध परमाणु कौन सा है। तो अशुद्ध परमाणु क्या हो जाएगा, 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो अशुद्ध परमाणु जो होता है वह एंटीमनी होता है, एंटीमनी अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है किसमें, तो सिलिकॉन में, सिलिकॉन में एंटीबॉडी एंटीमनी अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है, बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है, किसमें बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है, फाइनली हमें बताना है। तो किसमें बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है, तो फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में बीबर मोबाइल आवेश वाहक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है हमें बताना है। 96,500 तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 96,500 होता है। तो 96,500 एम्पियर होता है, 96,500 कूलम होता है, या 96,500 वोल्ट होता है, या 96,500 न्यूटन होता है। तो आप लोग बताइए कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है। तो 1 फैराडे बराबर जो होता है वह 96,500 कूलम होता है। कूलम याद कर लीजिए, 96,500 कूलम। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसमें भी देखते हैं 96,000, इसको भी मार देंगे, इसको मार देंगे, इसको मार देंगे। तो इन 96,500 कूलम वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युतीय विभव की बीमा है, विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है हमें फाइनली बताना है। तो विद्युतीय विभव की बीमा है, तो विद्युतीय विभव की जो बीमा है mL2T के पावर -3 A के पावर -1, विद्युतीय विभव की बीमा क्या हो जाएगी, तो mL2T के पावर -3 A के पावर -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिए गए हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारों के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारों के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती है। संधि डायोड के व्यवहार करने के लिए कौन आवश्यक है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो जो आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता होती है वह है 2 डायोड की, 2 डायोड की आवश्यक है, 2 डायोड आवश्यक है। इसके लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकार के रूप में संधि डायोड के व्यवहार के लिए जो आवश्यक है 2 डायोड की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में का विद्युत प्रतिरोध है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूजन है, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं पहले कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह 50 ओम होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि 10,000 ओम होता है। तो 10,000 ओम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 10,000 ओम जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है वह 50,000 ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो विद्युत धारिता का जो ये सही मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है, तो फैराडे होता है, जिसे एफ से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो किरचॉफ का बिंदु नियम क्या पालन करता है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है किरचॉफ का बिंदु नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है बीजगणितीय योग। क्वेश्चन दिए गए हैं कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अगर धात्विक चालक के ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या नॉन। तो जब धात्विक चालक के ताप बढ़ाया जाएगा, धात्विक चालक के ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्या, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। कितना, तो 35 क्वेश्चन सोल्व कर लिए।
और इस तरह के एक नया पार्ट मिलेगा, उसमें भी हम लोग 35 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेट तो 70 क्वेश्चन का है और आपका PDF भी मिलेगा, वह भी 70 क्वेश्चन का मिलेगा। 70 क्वेश्चन में 35 मैं सोल्व करती और 35 आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे जाना कि 35 में आप कितना सही कर रहे हैं, और नीचे आंसर है वहां से मिला लेना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं और सभी का PDF लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।